हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज होने वाला है हमारा मॉक 5 जीएस का। ठीक है, ये हमारा मॉक 5 होगा जीएस का। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो उनको भी डिस्कस करेंगे, तो ले आपके 150-200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कोई सा भी फीडबैक हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमको क्या टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, पिन कर देंगे टेलीग्राम का लिंक। तो चलो शुरू करते हैं आज का जीएस का मॉक पेपर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, ये आपका इतिहास है कि ऐतरेय व कौस्तुकी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय व कौस्तुकी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऋग्वेद। ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? आपके ऋग्वेद के। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेदों के गद्य खंड क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के जो गद्य खंड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वेद जो श्लोक लिखे थे संस्कृत में उनका जो विस्तार से वर्णन होता है वो किसमें होता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, आपको पता है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद गायन के लिए होता है, ऋग्वेद तुम्हारा किसके लिए होता है? देवताओं की स्तुति के लिए। तो सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और षड्विश। ठीक है, सामवेद के कितने? पंचविश, षड्विश। ठीक है, यजुर्वेद के 2 एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का भी एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, इन दोनों के 2 हैं, इन दोनों के एक एक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किससे संबंधित है? रोपड़ से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से या लोथल से? जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है जिसमें जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है वो किस शहर से मिला है? रोपड़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या लोथल? तो वो आपका मिला कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से देखो और क्या क्या मिला है यहाँ पे। और मिला है स्नानागार तो मिला ही है, फिर क्या मिला है यहाँ पे? अन्नागार में मिला है, सभा भवन मिला है, सभा भवन और अन्नागार में मिला है, जिसमें हम क्या रखते हैं? अन्न रखते हैं। ठीक है, और पक्की ईंटों की नालियाँ, जो पक्की ईंट है उनकी क्या जो नालियाँ हैं वो किसकी थी? पक्की ईंट की। ठीक है, पक्की ईंट की नालियाँ में। हड़प्पा में देखो क्या क्या मिला है। हड़प्पा में क्या मिला? कब्रिस्तान। हड़प्पा में क्या मिला? एक कब्रिस्तान मिला है, समाधियाँ मिली हैं और यहाँ में क्या मिला? एक अन्नागार मिला है। ठीक है, लोथल में क्या मिला है? लोथल में मिला है जहाजी मालघाट, जो डॉकयार्ड होता है, जो जहाज मतलब जो बेड़ा होता है, जो समुद्री बेड़ा होता है। ठीक है, डॉकयार्ड मिला है यहाँ पे। ठीक है, समुद्री बेड़ा। और दूसरा क्या मिला है? कपल की समाधि, यानी कि समाधि मिली है पति पत्नी की, लड़का और लड़की की क्या समाधि मिली कपल की। ठीक है, यानी कि इससे क्या दर्शाया जाता है कि ये पति के साथ पत्नी दफना रखी। इसका मतलब यहाँ पे सती प्रथा होने का क्या संकेत मिले किसमें? लोथल में। रोपड़ देखो, रोपड़ में क्या क्या मिला है? रोपड़ में मिला आपका कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ क्या मिला? कुत्ता दफनाया हुआ, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला है। ठीक है, आपका किसमें? रोपड़ में। तो ये थे आपके चारों के ऑप्शन के आंसर। ठीक है, तो आपके कॉपी पर लिख के भी नोट कर दीजिए। आपका चाहे कोई सा भी पेपर हो, यूके पीसीएस का चाहे आपका कोई पेपर हो, आरओ, यूके SSSC का पटवारी, पुलिस, लेखपाल, कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, या आपका होने वाली जो डीएलएड की परीक्षा उसका हो, हर क्वेश्चन, या आपका एसएससी जीडी कोई भी एसएससी का पेपर हो जिसमें भी जीएस पूछी जाती है ना, तो क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक है, आप सबके लिए वीडियो क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आपका वेदों में अस्कनी, ये अश्वनी नहीं है, अस्कनी है। ठीक है, वेदों में अस्कनी नदी की पहचान कौन सी की है? तो जो हमारे वेद हैं उसमें 7 नदियों का क्या वर्णन बार बार आता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। उनमें जो 7 नदी है उनमें से एक नदी है अस्कनी। तो अस्कनी नदी कौन सी है? अस्कनी नदी आपकी कौन सी? चिनाब रिवर को क्या
हमारे जो वेद हैं उनमें क्या किस नाम से पुकारा गया? अस्कनी से। झेलम, जो झेलम नदी है उसे क्या बोला गया वेदों में? तो देखो झेलम को बोला गया वित सता। सतलुज को क्या बोला गया है? शतूद्री, शतूद्री। रावी को क्या बोला गया है? पुरुषणी, पुरुषणी, ये रावी को बोला गया। ठीक है, अगला आपका है और चिनाब को अस्कनी। ठीक है, ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग, जो ये यव शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? सोना के लिए, जौ के लिए, हल के लिए, खेत के लिए। तो ऋग्वेद में जो यव शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है किसके लिए? जौ के लिए। जौ के लिए किसका प्रयोग हुआ है? यव का। सोना के लिए, सोने को क्या बोला गया ऋग्वेद में? हिरण्य बोला गया। किसको? सोने को। हल को क्या बोला गया? लांगल, लांगल बोला गया। किसको? हल को। खेत को क्या बोला गया? क्षेत्र, खेत को क्या बोला गया? क्षेत्र बोला गया। किसको? खेत को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, राजगृह, लुम्बिनी या कुशीनगर? कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है, राजगृह में किसने दिया था पहला उपदेश? महावीर जैन ने। महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। ठीक है, अगला है 6वां क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद, सिमुक, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? बिंबिसार। इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। महापद्मानंद ने कौन से वंश की स्थापना की थी? महापद्मानंद ने की थी नंद वंश की। ठीक है, नंद वंश की। और इसी का जो बेटा था वो कौन था? घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, सिमुक वंश का सिमुक ने किस वंश की स्थापना की? सिमुक ने की आपके किस वंश की? आंध्र सातवाहन वंश की। आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों को आने का कालखंड व्यक्त कीजिए। ठीक है, कि कौन सा विदेशी यात्री पहले आया है ये हमको बताना। फहान, मेगास्थनीज, इत्सिंग या वेन्सांग? तो जो पहले आया वो कौन है? मेगास्थनीज आया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें। ये मेगास्थनीज पहले आया है, पहले नंबर पे। ठीक है, फिर कौन आया है? फिर फहान आया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए, किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य की। मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया? मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया मेगास्थनीज। ठीक है, इत्सिंग किसके टाइम पे आया? देवपाल के टाइम पे आया। किसके टाइम पे आया? देवपाल। और वेन्सांग किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के। हर्ष के टाइम पे आया वेन्सांग। तो इसका जो कर्म होगा वो क्या होगा? पहले पे कौन है? मेगास्थनीज। फिर आया तुम्हारा कौन? फहान दूसरे नंबर पर। फिर कौन आया? फिर आया तुम्हारा वेन्सांग तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पर कौन है? ठीक है, तो ये यात्रियों के क्रम में आप इसको याद रखें, ये हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, मौर्य काल में पैतवा अध्यक्ष होते तक कृषि विभाग का अध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, चरगाहों का अध्यक्ष या व्यापार का अध्यक्ष? तो जो मौर्य काल में जो पैतवा अध्यक्ष होता है वो मापतोल का अध्यक्ष होता था। जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। उसे क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। ठीक है, चरगाहों का अध्यक्ष कौन होता है? विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? चरगाहों का अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। ठीक है, और जो व्यापार का अध्यक्ष होता है तो उसे कहते हैं पर्ण्याध्यक्ष। पर्ण्याध्यक्ष किसको बोलते हैं? व्यापार का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शन के क्या हो गया? आंसर हो गया, सीता अध्यक्ष। फिर अगला आता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। किसने करी थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजधिराज। महाधिराज की उपाधि थी इसकी। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त किसने? इसने बनाया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष ने नहीं लिखा है? तो आपको पता होगा हर्ष ने 3 नाटक लिखे। तो हर्ष ने कौन कौन लिखे हैं? नागानंद, रत्नावली, ठीक है, और इसने लिखा है, ठीक है,
तो हर्ष ने जो नहीं लिखा वो किसने, कौन सा वाला नहीं लिखा, तिरुकुरल। तो ये किसने लिखा है, ये तमिल में लिखा है। किसने, इसे तमिल का बाइबल भी बोलते हैं इसको, तिरुकुरल क्या बोलते हैं, तमिल का बाइबल। ठीक है, तो ये संगम वंश में लिखा है किसी ने, तो तिरुकुरल ये हर्ष ने लिखा है। ठीक है, हर्ष ने नहीं लिखा है। बाकी ये ऊपर के तीन है, ये आप दोनों सेम, हाँ ये दोनों सेम हो गए। इसका ये जो दूसरा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे जो हर्ष के नाटक होंगे, एक तो नागानंद होगा, एक रत्नावली होगा, और यहाँ पे लिख दो आप प्रियदर्शिका। ठीक है, क्या ये दो बार एक ही ऑप्शन प्रिंट हो गया, प्रियदर्शिका। तो ये तीन नाटक लिखे हर्ष ने, और किस भाषा में लिखे, संस्कृत भाषा में लिखे, संस्कृत भाषा में लिखे। और ये तमिल का बाइबल है। कौन, जो चौथा वाला ऑप्शन है जिसका आंसर होना था तिरुकुरल। ठीक है, तो ये तीन पहले के जो तीन है ये किसने लिखे, हर्ष ने लिखे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 रुपये के नोट पे, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या भारत के राष्ट्रपति के। 1 रुपये के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके होते हैं। ठीक है, बाकी जो 100, 10, 500 और 2000 रुपये के नोट होते हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, गवर्नर होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उससे हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, जो नाबार्ड एक बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर। तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका स्थित है कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई में और किस किसका मुख्यालय है, मुंबई में आपका RBI है, SBI है, इनका मुख्यालय भी क्या है आपका मुंबई में है। ठीक है, जो आपके बैंक ऑफ इंडिया जिनके पीछे सबका मुख्यालय क्या है आपका मुंबई में, ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय क्या है मुंबई में। ठीक है, तो जो आपका नाबार्ड स्थापित हुआ था कब हुआ था, 1982। ठीक है, नाबार्ड बैंक कब बना, 1982। वस्तु व सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसके अध्यक्ष थे, जो हमारा GST है ना उसे लाने से पहले क्या एक टास्क फोर्स स्थापित की गई थी, उसी के प्रस्ताव पर, उसी के रिपोर्ट के आधार पर क्या GST लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो एक टास्क फोर्स थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे आपके कौन, विजय केलकर। उसके अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर, पहला ऑप्शन। अरुण जेटली उस टाइम 2016 में क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। ठीक है, और जो आपकी समिति बनाई गई थी GST के लिए, टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। ठीक है, जो मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे ये पहले क्या, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ये उस टाइम क्या हुआ करते थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और नरसिम्हा राव क्या होता था, PM थे आपके, किस टाइम, 1991 में, जब हमारी अर्थव्यवस्था को क्या पूरी तरह खोल दिया गया था, औद्योगिकरण हुआ था अर्थव्यवस्था का। ठीक है, पूरी तरीके से क्या खोल दिया गया था, लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय आय क्या होती है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, या उत्पाद लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम, तो वो क्या होती है आपकी, जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है वो उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद होते हैं। ठीक है, उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो अब ये निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो जो निवल घरेलू उत्पाद होते हैं बराबर क्या होते हैं, GDP, जो हमारी ग्रॉस वो GDP होती है। ठीक है, माइनस उसमें हम क्या करते हैं, ह्रास, जितना हमारे क्या हानि होती है। ठीक है, डिप्रेशिएशन होता है जितना। ठीक है, हानि, ह्रास, अगर उसको घटा दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है निवल घरेलू उत्पाद। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, GDP में अगर हम डिप्रेशिएशन घटा देंगे, ह्रास घटा देंगे, डिक्लाइन घटा देंगे, तो इसमें क्या होता है, निवल घरेलू उत्पाद। अगला आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, प्लानिंग मॉडल, ओपन कस्टेंसी मॉडल। ठीक है, तो जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी आधारित थी किस पे, महालनोबिस मॉडल पे।
हेराल्ड-ओवन मॉडल पर हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? जो कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 के लिए थी। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से शुरू हुई 1961 तक। ठीक है, इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? समाजवाद को, समाजवादी समाज को, समाजवादी समाज को इसमें क्या प्राथमिकता दी गई थी। प्लानिंग मॉडल हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961 से 1966। ठीक है, और ये प्लानिंग मॉडल किसने दिया था? ये दिया था सुब्रमण्यम चक्रवर्ती ने, एस चक्रवर्ती ने। ठीक है, और ये किस पे था? इस पे भी कृषि पे क्या जोर देने की प्राथमिकता थी, कृषि पर जोर। ठीक है, ओपन कंस्टिट्यूंसी मॉडल था वो कब? वो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1969 से 1974। तो इसमें क्या 66 के बाद 69 में शुरू हुई थी, सीधे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तीसरी। इसको 3 साल का गैप लगाया गया था, किस किस के बीच? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच। ठीक है, इसमें आर्थिक निर्भरता पे जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता पे जोर दिया गया था इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये आपकी कुछ पंचवर्षीय योजना, उनसे संबंधित कुछ डिटेल है, उनके कुछ मॉडल हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि से मूल्य की क्रय शक्ति का गिरना क्या कहलाता है? जब किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो हमारी जो मुद्रा होती है उसकी क्रय शक्ति क्या होती है? गिर जाती है। उसे क्या कहते हैं? मूल्य की वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति का गिरना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन या रेसरेशन। ठीक है, रेसरेशन, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति, वो कहलाता है आपके क्या? इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब क्या होती है हमारे बाजार में डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है सामान की, और हमारे क्या सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो हम क्या, जब उत्पादन ही कम हो रहा है तो जो हमारी मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति अपने आप कम होगी, क्योंकि जब डिमांड कम है और जब हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि हमारे क्या मांग ज़्यादा और उत्पाद कम है, तो अपने आप क्या जो महंगाई होगी वो वस्तु क्या महंगी हो जाएगी। जब वस्तु महंगी हो जाएगी तो हमारी जो हमारी मनी होगी, पैसा होगा, उसकी क्रय शक्ति हम कम खरीदेंगे, क्योंकि सामान क्या हो गया? महंगा हो गया। जैसे आजकल हो रखा है, ठीक, कोई भी चीज़ हर कोई महंगी होगी, तो आजकल क्या जो हमारी क्रय शक्ति है मुद्रा की वो क्या कम हो गई। तो इससे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये बोलते हैं ना आजकल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, वो यही है। मुद्रा अपस्फीति क्या होती है? इसका ठीक उल्टा होता है। जब क्या हो जाता है? जब हमारा उत्पादन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसमें उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा, और डिमांड यानी कि मांग क्या हो जाती है? कम। तो हम क्या चीज़ें सस्ती हो जाती है। जो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हम क्या मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, फिर अगला आता है डिफ्लेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति। स्टैगफ्लेशन, तो तीसरा जो टर्म है स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी में, ये क्या होता है? जब क्या मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक स्थिति में, दोनों की स्थिति समान में रहे, यानी कि हमारी इन्फ्लेशन भी साथ में रहे और मंदी भी बनी रहे। ठीक है, मार्केट में मंदी भी बनी रही कि बहुत टाइम तक क्या मुद्रा की क्या क्रय शक्ति बहुत टाइम तक, सालों 1-2 साल तक क्या हो जाए? कमी, 4-5 महीने तक क्या हो जाए? मुद्रा की जो क्रय शक्ति वो कमी रहे, गिरी रहे, तो वो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन, यानी कि मंदी बने रही जिसमें। ठीक है, चौथा आता है रेसेशन। तो रेसेशन क्या होता है? तो रेसेशन क्या होता है? जब मांग कम हो और उत्पादन भी नहीं हो रहा हो और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, यानी कि रेसेशन में क्या होता है? मांग क्या है? कम है, उत्पादन भी बढ़ नहीं रहा, उत्पादन भी कम ही है, और ऊपर से क्या बेरोजगारी भी बढ़ गई, यानी कि लोगों पे रोजगार भी नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? आपका रेसेशन। अगर लोगों पर रोजगार नहीं होगा तो जितना सामान है बन भी रहा है उसको भी कौन खरीदेगा? क्योंकि लोगों को पैसा ही नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, तो बाजार में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि लोग खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं? रेसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों टर्म मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको क्या, मांग ज़्यादा और उत्पादन कम। ठीक है, ये आपका मुद्रास्फीति। अगला आप बात करते हैं किस पे? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनगणना वाला
जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दमन व दीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप व दिल्ली। तो सबसे कम जनसंख्या है यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में वो 2011 की जनगणना लक्षद्वीप में, और जो सबसे ज़्यादा है वो किसमें, वो दिल्ली में, सबसे ज़्यादा किसमें है, दिल्ली में। ठीक है। चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात चक्रवात 2, 3, 4। ठीक है। चक्रवात कितने प्रकार के? 2, 3, 4 और 5 कितने प्रकार के होते हैं चक्रवात? ठीक है। तो चक्रवात मुख्यतः आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका ट्रॉपिकल, दूसरा होगा आपका टेम्परेट। ट्रॉपिकल का मतलब हिंदी में से बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? एक उष्ण कटिबंधीय, यानी कि क्या, इसे कहेंगे ट्रॉपिकल। और दूसरा चक्रवात क्या होता है? टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? टेम्परेट। यानी कि जो चक्रवात भूमध्य रेखा, यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा भूमध्य सागर के ऊपर और नीचे करीब करीब आते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारा ये भूमध्य सागर है, मान लो, ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नीचे, इस वाले जोन में जो चक्रवात आते हैं वो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल चक्रवात कहलाते हैं। और जो शीतोष्ण जोन में, यानी कि 23.5 डिग्री के ऊपर जो भी समंदर में जो चक्रवात आता है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, टेम्परेट चक्रवात कहते हैं। तो भारत में कौन से चक्रवात आते हैं? भारत में आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि जो भारत में समंदर है वो कहाँ है? वो इस जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय जोन में। ठीक है। ये भूमध्य जो रेखा है उसके ठीक ऊपर है। ठीक है ना, जो हमारे क्या साउथर्न पोर्शन है हमारे देश का, जहाँ हमारे समंदर है, तो वही तो चक्रवात आते हैं ज़्यादा, बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में। ठीक है। तो हमारे 23.5 डिग्री से क्या नीचे है वो। ठीक है। इसलिए वहाँ पे कौन सा चक्रवात आएगा? उष्ण कटिबंधीय, और टेम्परेट चक्रवात आएगा यहाँ पर। मुख्यतः 2 ही चक्रवात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर सागर, बैकाल झील या विक्टोरिया झील। तो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो कौन सी है? सुपीरियर झील। ये कहाँ पे? आपके यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है, और कनाडा में, 2 देशों के बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी झील है विश्व में मीठे पानी की। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। क्या है? खारे पानी की बड़ी झील है सबसे बड़ी। ये क्या है? मध्य एशिया, मध्य एशिया के देशों में। ठीक है। बैकाल झील, बैकाल झील क्या है? सबसे गहरी झील है विश्व में। सबसे क्या है? ये गहरी झील, और ये किस देश में? आपके रशिया में, रूस में। ठीक है। आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील क्या है? विक्टोरिया झील दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, 2nd नंबर की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की विश्व में। और ये आपके क्या है? और इससे भूमध्य रेखा इससे गुजरती है। तो वो विश्व में एक कौन सी झील है जिससे ऊपर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है? वो आपकी विक्टोरिया झील है, 0 डिग्री रेखा वाली। ठीक है। विक्टोरिया झील से गुजरती है। ठीक है। और ये कहाँ होगी? आपको पता है विक्टोरिया, ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। वो यही है, केनिया वगैरह में। ठीक है। केनिया, युगांडा और आपका तंजानिया में, ये 3 देशों में कौन सी झील है? तंजानिया। ठीक है। तंजानिया, इन 3 देशों में झील आपकी विक्टोरिया झील, जो क्या है? जिससे विषुवत रेखा गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा। और सबसे 2nd नंबर की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी। तो ये आपकी होगी कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील यूएसए कनाडा में है, ये आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और जो विश्व में सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, रूस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है? जो ग्रेट चैनल है वो किस किस को अलग करता है? लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से, म्यांमार को उत्तरी अंडमान से, सुमात्रा को निकोबार से। सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी सुमात्रा। ठीक है। लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से। तो जो ग्रेट चैनल है वो अलग करता है सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशिया को निकोबार से। ठीक है। सुमात्रा कौन है? इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। किसको अलग करता है? हमारे निकोबार को। ठीक है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जो अलग करता है वो है आपका डंकन पास। मैंने पहले भी बताया था, आपके पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है। डंकन पास। म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको जल संधि। तो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप,
और कोको जल संधि किसको अलग करती है? कोको जलमार्ग ये करता हमारा उत्तरी अंडमान को, यानी अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग। तो ये जो कोको द्वीप है किसमें? म्यांमार में। और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको द्वीप। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है? प्राइस चैनल, प्राइस चैनल अलग करता है आपका लिटिल निकोबार को और ग्रेट निकोबार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता अधिक होती? काली, लाल पीली, लैटेराइट या जलोढ़ मिट्टी? तो जल धारण करने की जो क्षमता अधिक होती है वो आपकी किसकी होती है? काली मिट्टी की। अब देखो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी के दक्कन के पठारों में पाई जाती है, दक्कन के पठार में। ठीक है, और काली मिट्टी में आपको पता सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास और तंबाकू। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? ये मोटे मोटे क्या अनाज पाए जाते हैं इसमें, जैसे आपके दाल वगैरह हो गए, मोटे अनाज और दाल, मोटे अनाज व क्या दाल उगाई जाती है किसमें? लाल पीली मिट्टी में। और ये आपके क्या पठारी क्षेत्र में, जहाँ पर कम वर्षा होती है, पठारी क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी ये आपके कर्नाटक, केरल और इधर पाई जाती है, जिसमें क्या काजू वगैरह की क्या होती है? खेती होती है। किसमें? कर्नाटक, केरल और थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा कर्नाटक है, केरल के से लगा हुआ तमिलनाडु से, उसमें भी होती है। इसमें कौन कौन सी खेती होती है? काजू की, कॉफ़ी की, जो कॉफ़ी हम पीते हैं ना उसकी। ठीक है, चाय की, मसाले की, सारे क्या होती है यहाँ पे? चाय, मसाले, इन सब की खेती किसमें होती है? लैटेराइट मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे आ जाती है? मैदानों में, जो गंगा के मैदान है, सिंध ब्रह्मपुत्र के मैदान है, उनमें जो नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार से होती है, एक क्या होती है? बांगर, एक होती है खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो मतलब बहुत पहले नदी ने फेंक दी है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आप बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। तो बहुत सारे लोग इसमें भी क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? खादर और बांगर, जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर नदी क्या इस समय है उसके आसपास क्या नदी के द्वारा नई मिट्टी फेंकी हुई थी वो खादर कहलाती है। और जहाँ पर नदी 100, 200 या 1000 साल पहले होगी वहाँ पर नदी ने मिट्टी फेंक दी है, पुरानी होगी वो मिट्टी, वो बांगर कहलाती है। ठीक है, तो सबसे निम्न कोट, अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, सबसे निम्न कोटि का लोहा अयस्क होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट? तो जो सबसे निम्न कोटि का जो लोहा होता है वो सीडेराइट होता है। ठीक है, इसमें लोहा अयस्क कितना होता है? 30 से 40% होता है इसमें लोहा। लिमोनाइट तीसरे नंबर का सबसे कम होता है, इसमें 35 से 50% होता है। हेमेटाइट में कितना होता है आपका? 60 से 70%। और मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा कितनी होती है? 72% से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइट का जो लोहा होता है वो किस रंग का? जो काला लोहा होगा ना आपका वो मैग्नेटाइट होगा। हेमेटाइट लोहा क्या होता है? लाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा मिलता है, ये लाल वाला। तो जैसे आपने सरिया वगैरह देखा होगा ना, हमारे जो लोहे की चीज़ होती है वो लाल ही होती है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? हेमेटाइट लोहा मिलता है। लिमोनाइट लोहा का जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, लिमोनाइट लोहा का रंग क्या होता है? पीला। और जो आपका सीडेराइट लोहा होता है इसका रंग होता है भूरा। ठीक है, तो ये इनके क्या रंग भी हैं चारों, काला, लाल, पीला और भूरा। तो भारत में कौन सा मिलता है सबसे ज़्यादा? हेमेटाइट, लाल रंग का लोहा। ठीक है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? जो उत्तरी रेलवे है यानी कि नॉर्दर्न रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या जयपुर? तो आपका जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में। गोरखपुर में किसका मुख्यालय होगा? उत्तर पूर्व रेलवे का, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। इलाहाबाद में किसका मुख्यालय है? इलाहाबाद में आपका है उत्तर मध्य का, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर कहाँ पे? इलाहाबाद में। जयपुर में किसको? उत्तर पश्चिम, क्योंकि जयपुर पश्चिम साइड है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका क्या है? जयपुर में। तो टोटल कितने मुख्यालय है रेलवे के? 18 मुख्यालय हैं। ठीक है, इसमें से 4 मैंने आपको बता दिया। आगे वाले सीरीज में क्या और मुख्यालय भी लेके आऊँगा मैं ऐसे ही करके। ठीक है, तो गोरखपुर में उत्तर पूर्व, उत्तरी रेलवे का किसमें? दिल्ली में, उत्तर मध्य का इलाहाबाद में, और जयपुर का किसमें? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। नई दिल्ली, शिमला, लखनऊ या कटक? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान है जहाँ आलू पर रिसर्च की जाती है वो शिमला में। कहाँ पे? आपके शिमला में। नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय
कृषि अनुसंधान रिसर्च सेंटर, जो कृषि एग्रीकल्चर है, ठीक है। लखनऊ में क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान सेंटर। और कटक में क्या है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें जो सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो आपको सबको पता होगा क्योंकि हम भी उत्तरी गोलार्ध में तो भारत, यहाँ सबसे छोटा दिन कौन होता है, 22 दिसंबर होना था इसमें, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, 22 दिसंबर कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। और वही दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, ठीक उल्टा होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है आपका 21 जून। और यही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन, क्योंकि इस टाइम उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, ठीक है। और सेम इसी टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन और रात क्या होता है, बराबर, दिन बराबर क्या होती है, इस दिन रात, इस दिन भी दिन बराबर क्या होती है, रात होती है, ठीक है। क्योंकि इस दिन सूर्य रहता है मध्य पे, यानी कि भूमध्य रेखा पे रहता है, तो दोनों साइड उतनी रोशनी जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये आपका पृथ्वी, ये आपका क्या 0 डिग्री लाइन, ये आपका क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या होता है 22 सितंबर को ये होता है सूर्य, इसकी जो जितनी ज़्यादा लाइट क्या यहाँ पड़ती इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले क्षेत्र में क्या कम लाइट पड़ रही, जिस वाले क्षेत्र में कम लाइट पड़ेगी तो छोटा दिन होगा, रात बड़ी होगी। ठीक उल्टा कब, जब पृथ्वी घूमती है, यहाँ से यहाँ आ जाता है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला क्या होता है, यहाँ ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो 21 जून हो जाता है। तब तक जब हमारे गर्मी होती है तो यहाँ क्या होता है, ज़्यादा बड़ा दिन होने लगता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपके कौन, BN राव, ठीक है। BN राव जी आपके क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये क्या थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष, सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज समिति थी ना, उसके भी अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र। अम्बेडकर आपको पता है, प्रारूप समिति जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति जिन्होंने ड्राफ्ट किया हमारे क्या संविधान, उसके अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार BN राव। KM मुंशी क्या थे, KM मुंशी कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी, कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अगर यानी कि हम भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर इम्पीचमेंट लगा रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं, मतलब उसको अपने पद से हटा रहे हैं, राष्ट्रपति के पद से, तो उसको ये क्रिया करने से कितने दिन पहले क्या उसे सूचना देनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन पहले। अगर कोई संसद में कोई प्रस्ताव आता है कि राष्ट्रपति पे क्या लगाना है, महाभियोग लगाना है, तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना क्या है, अभियोग लगाने से पहले, ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन के पहले देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब भारत की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये संभालेगा आपको कौन, भारत के राष्ट्रपति का पद, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है। अगला है, अब देखो इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा, एक बार फिर देख लो। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब संसद की संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा लोकसभा की दोनों, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसको एक अलग सी पावर होती है धन विधेयक की पावर, जो किसको नहीं होती, राज्यसभा को नहीं होती, वो किसको होती, लोकसभा को होती है, ठीक है। महान्यायवादी यानी कि ये क्या करता है, परामर्श देता है किसको, सरकार को, ठीक है। इसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और सरकार के केस लड़ता है कहाँ पे, न्यायालय में।
उपसभापति कौन होता है राज्यसभा का, यानी कि जब राज्यसभा का सभापति क्या उपस्थित नहीं होता है तो राज्यसभा की कार्यवाही कौन संचालित करता है, उपसभापति। इसको कौन चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं इसको, ठीक है। अगला है भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल क्या होते हैं, प्रश्नकाल के पहले के समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल वो अगली कार्यसूची के बीच का समय, और जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हो तब का समय। तो जो शून्यकाल होता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल और उसके बाद जो अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। तो जो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है ना वो होती है 11 बजे, 11 से 12 बजे तक कौन सा काल चलता है, प्रश्नकाल। सत्र का जो पहला घंटा होता है ना 11 से 12, इसे क्या कहते हैं, प्रश्नकाल। और 12 बजे बाद और जब तक दूसरी कार्यवाही शुरू नहीं हुई अगली सूची तक, लगभग आधा घंटे तक, ठीक है, तो वो वाला काल क्या कहलाता है, शून्यकाल। तो इसमें भी क्या हम सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः किसी आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः, ये क्वेश्चन वैसे होना था, राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः वित्त आयोग का, किसी आयोग का नहीं, वित्त आयोग का गठन। यहाँ पे ये जो टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, आजकल बहुत ही मिस्टेक कर रहा है टाइपिंग में, बताना पड़ेगा उसको कंटेंट राइटर को थोड़ा, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, ठीक है। जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये क्या आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन, ठीक है। और वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र व राज्य सरकार के बीच क्या करता है, जो टैक्स होता है, कर टैक्स का क्या करता है, वितरण करता है, ठीक है। क्या कितना टैक्स किसको मिलेगा, इसका वितरण कौन करता है, वित्त आयोग। और 21 अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, 280 अनुच्छेद के, और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी अहर्ताएं के संबंध में न्यायालय के न्यायाधीश बनने के संबंध में है। निम्न में से कौन सी अहर्ताएं न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च, इसका यही काम हो रहा है भाई, यही टाइप करना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से संबंधित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें, ठीक है। उच्च न्यायालय, अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसका क्या जो न्यायाधीश होता है उसको बनने के लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो कौन, ठीक है। तो इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनिवार्य नहीं है, तो हमें वो वाली बतानी जो मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश बनने के लिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो जज बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए मुख्य वो नहीं है, क्या मैंडेटरी नहीं है। उच्च न्यायालय में 5 वर्षों का न्यायाधीश, यानी कि जो हाई कोर्ट में क्या 5 वर्ष तक इसे जज होना चाहिए, ये भी चाहिए। उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कम से कम 10 साल तक वकील होना चाहिए, ये भी चाहिए। भारतीय राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 साल तक न्यायिक पद पर, ये नहीं चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, राष्ट्रपति की राय में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये जो 3 है ना, पहला, दूसरा, चौथा, तो ये क्या, ये रिक्वायरमेंट है किसकी, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की, ठीक है। और जो इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो ये वाली रिक्वायरमेंट है ना, भारतीय राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 साल तक के न्यायिक पद पर होना चाहिए। ये किसके लिए होती है, ये हाई कोर्ट के जज के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए होती है, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए ये तीनों होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो उल्लेख किया गया है वो आपके अनुच्छेद 108 में किया गया है। और मैंने अभी आपको बताया दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जो दोनों एक साथ बैठते हैं, इस सदन की जो अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो 108 में क्या बोला गया। 112 में क्या है, 112 किसके लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किससे संबंधित है, 112 अनुच्छेद यानी कि बजट जो हमारा पेश होता है, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट की जगह क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है। जो ये आर्टिकल 111 है ये किससे संबंधित है, ये वाला वीटो पावर होती है जो, ठीक है, 3 वीटो पावर होती है किस पे, राष्ट्रपति में, वीटो पावर से संबंधित।
और 123 आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है? तो ये आपका कौन सा होगा? 123 क्या होगा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, किसके दौरान? जब क्या लगा रहता है? आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 111 आपकी वीटो पावर, वीटो पावर। 112 आप मैंने बता दिया वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित। तो हमारा बजट पेश होता है 1 फरवरी को, ठीक है, वित्त मंत्री पेश करता है बजट। अगला क्वेश्चन करता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 9 दिसंबर, 24 जनवरी। जो संविधान का दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, इसे 2015 से मनाना स्टार्ट करा हमने संविधान दिवस, ठीक है। 2015 के आती भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ, जन्म दिवस, ठीक है, 125वीं वर्षगांठ भीमराव अंबेडकर की जन्म की। तब से हमने क्या संविधान दिवस मनाना स्टार्ट किया 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को, क्योंकि जो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया ना 26 नवंबर को, इसी दिन हमारा संविधान क्या हो गया? बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था। 26 नवंबर को संविधान क्या होता है? लागू होता है, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की फर्स्ट जो मीटिंग होती, बैठक होती है, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन क्या राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है। और 26 जनवरी आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। और 2015 26 नवंबर से क्या मनाने लगे हम? संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जो हमारे क्या मूल अधिकार है उनमें से एक अधिकार आपको पता होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो किस मूल अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक और अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता वो 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार, समानता, किसका अधिकार है? समानता का, ठीक है। 19 से 22 तक किसकी है? हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 आपको किस क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 क्या है? ये आपका क्या सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, हमारे कल्चरल, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। फिर क्या एक और छूट गया? 23 से 24, 19 से 22 हो गया। 23 और 24 में किसका अधिकार हमारे? कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा, ठीक है। 5 मूल अधिकार हो गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 5वां जो मूल अधिकार है आर्टिकल 32 में आता है क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल जिसमें हम क्या लगाते हैं? रिट लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हमारा एक खुद ही मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचार का। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम क्या कोर्ट जा सकते हैं? हमारा आर्टिकल 32 में। तो ये आपके 6 मूल अधिकार हो गया है, ठीक है। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 आपका सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। 32 में आपके क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि रिट, ठीक है। हाल में ही किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है? आपने न्यूज़ में देखो काफ़ी चल रहा है। समान नागरिक संहिता की घोषणा की है किसने की? अपने उत्तराखंड में। और गोवा ऐसा राज्य है जहाँ जिसने सबसे पहले नंबर पे किया समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक जो संहिता होती है वो कहाँ संविधान में किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 44 में बोला गया, अनुच्छेद 44 में बोला गया संविधान समान नागरिक संहिता। यानी कि सभी धर्म देश में जितना भी लोग हैं, चाहे इस कोने को चाहे उस कोने को, कन्याकुमारी में हो चाहे ऊपर जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे गुजरात में, चाहे असम में रहते हो, चाहे किसी भी धर्म जाति वर्ग आयु के हम सबके लिए एक ही कानून। अभी तक हमारे लिए क्या हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, अन्यों के लिए अलग कानून है, ठीक है। तो इसका उल्लेख कब किस में किया गया? आर्टिकल 44 में किया गया है ये, ठीक है। तो उत्तराखंड ने अभी क्या किया है? हमारा घोषणा की है कि इसकी समान नागरिक संहिता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की होती है, ठीक है, जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये जीती आपने किसने? ये जीती आपने किसने? आपके तमिलनाडु ने, ठीक है। पिछले साल भी तमिलनाडु ने जीती, इस साल भी तमिलनाडु ने ही जीती है। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स
त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स किन 3 देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया। ये हुआ था भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इसी से पता चला एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया और टी का मतलब थाईलैंड। सीट जो पहला वाला सीट है, इससे क्या चल रहा है पता चल रहा है क्या? भारत, सॉरी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। और मैक्स क्या? मरीन एक्सरसाइज, इसका मतलब मरीन एक्सरसाइज। ठीक है, नौसेना मरीन में तो समुद्र नौसेना का एक्सरसाइज होता है। अगला है किस राज्य कैबिनेट ने ईस्टर्न वेस्ट ठीक है खासी हिल्स के नाम से नया जिला बनाया? किस राज्य कैबिनेट ने ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स के नाम से नया जिला बनाया? त्रिपुरा, असम, मेघालय या सिक्किम? तो ये बनाया किसने? आपके मेघालय ने। मेघालय का 12वां जिला क्या बना? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। कौन सा जिला बना? मेघालय में टोटल 12 जिले हो गए, पहले 11 थे। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर ए हिंद तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? किस राज्य ने, ये आपके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपके केसर ए हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल। तो ये किया गया किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस यानी कि रोड के उद्घाटन किया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया 16 नवंबर 2021 को, तो उसकी लंबाई आपकी 341। ये आपका किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ से गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या एक्सप्रेस हाईवे है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, 6 लेन का हाईवे है ये, लखनऊ से गाजीपुर, 341 किलोमीटर लंबा। और अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में वर्ष 2022 में COP27 किसके लिए होता है? पर्यावरण के लिए होता है। जो कोप सम्मेलन होते हैं ना, वो पर्यावरण के लिए होते हैं। ठीक है, किसके लिए होते हैं? वो पर्यावरण के लिए होते हैं कोप सम्मेलन। तो जो 27वां कोप सम्मेलन होगा वो कौन सा देश की मेजबानी करेगा 2022 में? ठीक है, तो ये मेजबानी करेगा आपका कौन? मिस्र। ठीक है, इजिप्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, और जो 2023 का करेगा वो यूएई करेगा। ठीक है, कोप 28, 27 मिस्र करेगा, यूएई कौन करेगा? कोप 28 जो 2023 में होने वाला है। और जो पिछला कोप 26 था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, कोप सम्मेलन। तो जो पिछला कोप 26 हुआ तो कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था, स्कॉटलैंड में। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? यानी कि जितना कार्बन भारत पैदा करेगा उतना ही क्या करेगा? उसको खत्म करेगा। ठीक है, यानी कि शुद्ध कार्बन, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2070 तक। कार्बन का प्रोड्यूस कितना करेगा भारत? शून्य करेगा। भारत के नौसेना के 25वें अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने आर हरि कुमार। इन्होंने जगह ली किसकी? करमवीर सिंह की। जो नौसेना के अध्यक्ष कौन थे पहले? करमवीर सिंह। इसकी जगह कौन बने? आर हरि कुमार। 44वां क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है आपका इंदौर। इंदौर आपका क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, इंदौर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और लगातार 5वीं बार इसने जीता है, 5वीं बार ये खिताब जीता है किसने? इंदौर ने। ठीक है, सबसे स्वच्छ स्टेट कौन है? स्टेट राज्य कौन है सबसे स्वच्छ? ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपका क्या है? सबसे स्वच्छ राज्य है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? गांधीनगर। गांधीनगर किसकी राजधानी? आपकी गुजरात की। सबसे स्वच्छ राजधानी आपकी गांधीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 45वां, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसी से आपका पता चला लॉ मतलब कानून मंत्री ने किया होगा। तो किस कानून मंत्री ने किया? ये क्या आप कानून मंत्री हमारे किरण रिजिजू, इन्होंने क्या हाल में ही टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 46वां, 2023 पुरुष विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा आपका भारत। 2023 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा क्रिकेट की? भारत करेगा। ठीक है, अगला और जो 2027 में जो होने वाला वो दक्षिण अफ्रीका 2027 में, और भारत और बांग्लादेश मिलकर कब करेंगे? 2031 में। 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा भारत क्रिकेट को भारत और बांग्लादेश करेंगे। 2023 का कौन करेगा? भारत करेगा। अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, ठीक है, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप, इसको मेजबानी किसने की? न्यूजीलैंड ने। इसे जीता था
ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ये कौन सा गांव है आपका? पोंचमपल्ली, तेलंगाना। पोंचमपल्ली गांव तेलंगाना में। ठीक है, अगला है आपका 48वां क्वेश्चन, भारत में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला जो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया आपका तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो हमारे रानीखेत उत्तराखंड में बनाया गया घास संरक्षण केंद्र, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, अगला है सीमा संलग्न संगठन, BRO, बॉर्डर रोड संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण किया है, वो किस दर्रे से गुजरती है? तो वो गुजरती है आपकी उमंगला दर्रे से। ठीक है, ये कहाँ है आपके लद्दाख में। तो BRO ने वहाँ क्या किया, सबसे विश्व में सबसे ऊंचाई वाली जगह पे क्या बनी, रोड बनाई है। ठीक है, कितने फीट पे? 19,024 फीट, यानी कि अगर हम यहाँ मीटर में लगाएंगे इसको तो कितना होगा? 5,798.25 मीटर के आसपास हो गए। इतने ऊंचाई पे क्या बनाइए, रोड बनाइए। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों आज के GS के क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहे अब ब्राइट एजुकेशन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक आप हमें कहाँ देख सकते हो? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपका लिंक मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। और ये सीरीज आपको DLED के लिए नहीं, आपको UK SSC कोई भी पेपर हो, UK PCS का हो, ठीक है, कोई सा पेपर, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड दे रहे हो, सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसी अगर आपका क्या सपोर्ट हमें मिलता रहा तो जब तक आपका पेपर निकला नहीं तब तक अपब्राइट एजुकेशन आपके साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।